Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitutional Law series by Law by Nilay Kumar, and this is your educator Nilay Kumar. In today's video, we'll be discussing Article 19. Right. So, in the previous video, we discussed Article 19, Clause 1, Subclause A, that is freedom of speech and expression. In today's video, we'll be discussing Articles 19, 1B, C, D, and E. Right? F has been deleted. And then last, we'll be left with G, which will be discussed in the third part of this video. Okay? So, let's start. आर्टिकल 19(1) बी एंड सी क्या कहता है? ठीक है, बी एंड सी जो बात करता है वो काफी इंटर रिलेटेड है. बी बात करता है राइट टू रीज असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. ठीक है. एंड सी बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अच्छा, एक चीज का जरा ये ध्यान देना, ये जो टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको बाय अमेंडमेंट लेके लाया गया है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बेसिकली अगर मैं कहूं ये दो इंटर रिलेटेड कैसे है, नॉट मीनिंग ऑफ बट ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों राइट्स इंटर रिलेटेड कैसे हैं. तो आप असेंबल कर सकते हो. ठीक है, असेंबल करने के तरीके बता रखे हैं जो सी में दे रखा है. आपका कोई एसोसिएशन है, आपका कोई ट्रेड यूनियन है, आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप सब मिल के असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स. तो ये कह सकते हो कि आप इंटर रिलेटेड है. ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को हम साथ में पढ़ रहे हैं. राइट. अब इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं वो जरा देखते हैं. राइट. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो देखें. पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये देखनी है कि कौन से क्लॉज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं. तो इसका आपको क्लॉज 3 में दे रखा है, और सी का आपको क्लॉज 4 में दे रखा है, डी का आपको क्लॉज 5, डी एंड ई का दोनों का क्लॉज 5 में दे रखा है, एंड जी का क्लॉज 6 में दे रखा है. ठीक है. नाउ अब देखो क्या क्या ग्राउंड्स है. असेंबल पीसफुली, उसके लिए 3 ग्राउंड है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. तो अगर कोई भी आपका ऐसा एक्शन जो सॉवरेनिटी, हमारे सॉवरेनिटी का मैंने लास्ट टाइम ही मतलब समझाया था आपको पिछले वीडियो में, दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस. तो आपका कोई भी ऐसा एक्शन दैट इज योर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट, तो it can be restricted on the ground that it is violating the sovereignty of of our country. So a law has to be made by the parliament in this behalf, and it would be termed as a reasonable restriction. Then you have integrity. Integrity का मतलब मिलजुल के रहना. ठीक है, तो कम्युनल रायट्स वगैरह जो हैं, अगर आपकी असेंबली हो रही है विच इज प्रमोटिंग कम्युनल वायलेंस, देन उसको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, और वैसे उसको रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. क्लियर. थर्ड वी हैव पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर इज सेम. अब मान लो इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ है. नीट के एग्जाम में व्हाट इज हैपेंड दैट many students have, there is some mishappening कि question papers leak हो गए थे, they were sold off for huge amount of money, and many people have topped the exam, right? So the entire set of students, more than 25 lakh students who participated in this examination, who sat for this paper, they have been affected. Now they are on roads with their parents protesting that the National Testing Agency, the agency responsible for conducting NEET examination, take retest or do something about it, right? So what are they doing? They're assembling peacefully without arms. But the moment they start creating havoc on roads, if you remember remember Ram Rahim, when he was sentenced to, when he was sentenced by the Delhi High Court, right? Or it was some Delhi court, maybe, I don't remember exactly, right? There was a lot of violence in Delhi NCR areas, specifically Haryana, राइट. नाउ व्हाई वाज दिस हैपनिंग? सो पुलिस के पास पावर थी कि उस समय लॉ बनाया जा सकता है
कि आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए टू असेंबल पीसफुली। तो हमारा जो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी है, जो ये बोलता है दैट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन इशू एनी ऑर्डर्स, राइट, बेसिकली कैन इशू एनी ऑर्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो वो वही बोलते हैं कि तीन जो लोग से ज्यादा इकट्ठा लोग अगर दिखेंगे तो वैसे लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपका राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स यहाँ पे नीट वाले एग्जाम्पल में भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब वो पीसफुल ना हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा हो। क्लियर? लेट अस नाउ मूव ऑन टू, हाँ, अब 19(1)(c) का जो रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 4 में दे रखा है सेम है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, एक एक्स्ट्रा दे रखा है मोरालिटी। ठीक है, अब आप एसोसिएशंस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपने एसोसिएशंस बनाए हैं, you made an association, a group of men, and the objective of that association is to harass women walking down the streets. Now, there's an association of that. Do you think that you have the right to do that? The answer is definitely no. It is an immoral activity. Public order में भी आ सकता है, but immoral activity है. You made an association of, let's say, distributing pornographic material, child pornographic material, which is banned, right? So you're doing something illegal. So you're right, you cannot claim that you have a right to form an association and do anything. No, you cannot do that. So there is a restriction for that. The restriction is provided in clause 4 of article 19, right? Let us now move on to a few cases. So टीके रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है 2003 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ये जो भारत बंद का कॉन्सेप्ट है, आपने काफी बार सुना होगा, आज भारत बंद है। भारत बंद का बेसिकली मतलब क्या होता है? व्हाट इज भारत बंद? भारत बंद में बेसिकली आपकी मूवमेंट्स रुक जाती हैं, शॉप सारे क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है कंट्री में। भारत बंद ये कॉन्सेप्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया था, क्या भारत बंद इज अ राइट ऑफ द पीपल, इज अ राइट ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया? तो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट jeopardizes द एंटायर स्टेट एंड इज देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो भारत बंद बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका अभी भी मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव सीपीआईएम वर्सेस भरत कुमार, 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें राइट टू स्ट्राइक की बात की गई है। राइट टू स्ट्राइक को होल्ड किया गया दैट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) बी और सी। ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। So there's a difference between statutory right and there's a difference between fundamental right. फंडामेंटल राइट क्या होता है? वो ऑलरेडी इम्बाइब्ड होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, आपको जीने का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीने का हक नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी राइट्स की बात की जाए तो वो रिटन होता है। ठीक है, व्हाट इज रिटन? दैट रिटन फॉर्म, दैट द रिटन मटीरियल, दैट इज वेयर यू आर डिराइविंग द राइट फ्रॉम, राइट? तो जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें लॉयर्स के राइट टू स्ट्राइक की बात की गई थी, जिसमें कोर्ट ने बोला दैट द लॉयर्स डू नॉट हैव अ राइट टू गो ऑन अ मास स्ट्राइक, रादर दे कैन कंडक्ट अ टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब टुकड़ों में या कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे हमने 4 घंटे के लिए स्ट्राइक किया, बाकी के टाइम काम किया, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की बात आती है। कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये है जस्टिस। हम सारे जितने भी लिटिगेंट्स हैं उन सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो अगर कोर्ट्स में लॉयर्स नहीं होंगे तो जस्टिस कौन दिलवाएगा उन्हें, राइट? तो कंडक्ट अ टोकन स्ट्राइक, तो मतलब छोटे टुकड़ों में एक मैनेज्ड वे में करना, एंड दैट टू विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एज द केस में बी। एज द केस में बी, यहाँ पे ये जो टर्म मैंने लिखा है एज द केस में बी, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं, वो स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने, मैजिस्ट्रेट लेवल पे काम करने वाले जज हैं, तो वहां पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट जज से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, यही कहा गया था इस केस में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आर्टिकल 19(1)(d) एंड E,
मैंने आपके लिए 19(1)(d यहाँ पे सॉरी 19(5) मैंने आपके लिए यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है फ्रॉम द बेयर प्रोविजन. Nothing in subclauses D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclauses in the interests of general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe. ठीक है. अब 19(1)(d) क्या बोलता है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. राइट. 19(1)(e) क्या बोलता है? राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ले लो. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे ट्राइब्स रहते हैं, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर कर रखा है. वहां पे हमें जाना अलाउड नहीं है. तो इस तरीके के जो लॉ हैं वो वैलिड इसीलिए हैं क्योंकि 19(1)(d) और E जो है 19(5) से रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो अपना घर वहीं बनाना है, मैं वहीं रहूंगा जाके. नो, इट्स नॉट अलाउड. बिकॉज पर्पस क्या है? दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. उनका जो कल्चर है, उनका जो हैबिटेट है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है. बिकॉज इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट अल्टीमेटली. राइट. तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज अ वेरी वाइड टर्म. इट कैन इंक्लूड एनीथिंग. इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है. क्लियर. अब जनरल पब्लिक के लिए जैसे बोल सकते हो कि मान लो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, देयर इज अ हेवी कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन और आपने रोड्स बंद कर दिए हैं. ठीक है. सो उसके कारण क्या हो रहा है? दैट यू कैन नॉट मूव फ्रीली थ्रू दैट एरिया. नाउ दैट इज अ वैलिड लॉ बिकॉज कंस्ट्रक्शन हो रहा है. वो कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. बारिश का सीजन आने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो अदरवाइज इट विल क्रिएट अ हैवक फॉर द पीपल लिविंग इन द रीजन. राइट. तो इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है, यहाँ नहीं रह सकते आप, जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं ले सकते, ऑल्दो वो लॉज रिपील हो गए हैं अब. ठीक है. बट इस एरिया में आप लैंड नहीं खरीद सकते, इस तरीके के लैंड्स खरीद नहीं सकते आप. ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यहाँ पे नहीं रह सकते आप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के इन पर्टिकुलर एरियाज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते आप, झारखंड में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरियाज को आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते. कंजर्वेटरीज जो होते हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, वहां पे आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां पे आप सेटल डाउन नहीं कर सकते. तो इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इसी कारण से रखते हैं. ठीक है. सो this is it for this video. I am trying to make shorter videos for you guys. If you have any doubts, if you have any concerns, you can just message me on my Instagram or you can just write an email to me. And don't forget to subscribe to my YouTube channel as well as my Telegram channel. There is a lot of material available on Telegram, so please do that. So bye bye. I'll see you in the next video.